माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम BD पाल। आज मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने फिर आया हूँ। दूसरे वीडियो में आपको ये बताएंगे कि पास्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ इससे पहले जो कल मैंने आपको बताया था उसको 1 मिनट में रिवीजन करवाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, निसंदेह कोई अंतर नहीं होता है, बस कहने का ढंग है। मैंने आपसे कहा था एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, अर्थात कर्ता को प्रमुख माना जाता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, अर्थात ऑब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है। और जैसे हो सकता है मैं कभी कभी कह देता हूँ कि इसको आप रूल समझ के मत पढ़ा करें। देखिए रूल बने कैसे हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा अध्ययन किया, समाज में तमाम प्रकार की बातें देखी, देखने के बाद उसने पाया कि आपको अगर ये काम करना है तो आपको ऐसे ऐसे करना होगा, फिर आपका काम बहुत अच्छे ढंग से होगा। उसी ढंग का नाम है रूल। अंग्रेजी में बहुत सारे रूल हैं, और मैं कहूँ जितना कॉमन सेंस आप प्रयोग करते हैं उतना ही अच्छा आप रूल को पकड़ लेते हैं, कैचिंग आपके अंदर बढ़ जाती है। तो देखिए मैं इसी को आगे जब बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब पास्ट टेंस की हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि वो 4 बातें तो आपको याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो, आपको हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो, आपको मेन वर्ब का ज्ञान हो, और आपको ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो। अब जैसे ही हम पास्ट टेंस में आते हैं तो आप बोर्ड पे देखिएगा कि पास्ट टेंस जब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस की बात करते ही हमारे सामने ऑप्शन आते हैं कि पास्ट के 4 भाग होते हैं। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए तो आप याद रखिएगा पास्ट टेंस में जो हमने पहला नाम लिया उसका नाम क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट और टेंस। दूसरा हमने आपको नाम बताया क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा हमने आपको क्या बताया? पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए जो चौथा इसका भाग होता है उसका नाम होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो आपने 4, देखिए मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी थी जब मैंने मेन वर्ब को एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब होती हैं उनके जो 4 फॉर्म होते हैं वो उनके स्वभाव या नेचर को व्यक्त करते हैं। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये इंडेफिनिट को डोनेट कराता है, या डोनेट मीन्स होता है, डिनोट मीन्स बोध कराता है, और कंटिन्यूअस जो होता है ये कार्य के जारी होने का बोध कराता है, और जो परफेक्ट होता है ये कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये कार्य के जारी होने के साथ साथ कार्य जारी कब से हुआ इसका भी बोध कराता है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि अब हम आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझाने के लिए। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव वॉइस की हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ लिखा होता है कि राम रोट आ लेटर। देखिए एक और बात बताएं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव 2 ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मेन वर्ब भी दोनों का कार्य करती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर रोट लिखा हुआ है, तो होता क्या, ये वाक्य है इस समय एक्टिव वॉइस में, इसमें राम को प्रधानता दी जा रही है। अब हमें प्रधानता देनी है किसकी? ऑब्जेक्ट को। तो हम यहाँ पर लेके आएंगे आ लेटर। जैसे ही हम यहाँ पर आ लेटर आए तो देखो ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया? सब्जेक्ट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वाज और वर। तो हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा दिया। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का 3rd फॉर्म आता है तो हमने यहाँ पर रोड को क्या कर दिया? रिटेन कर दिया, और बाद में लिख दिया बाई राम। देखिए दोनों के वाक्य में राम एक पत्र
राम ने एक पत्र लिखा और यहाँ एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बात समझ में देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर ये टेंस निगेटिव हो जाए तो यहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर ये नहीं है, अगर डिड नहीं है तो फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट मालूम होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर्ब का प्रयोग वाज और वर्ब का प्रयोग करना होता है और मेन वर्ब का हर समय थर्ड फॉर्म आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो जहाँ पर मैं था उस जगह मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, अब मैं दूसरा वाक्य बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि राम डिड नॉट बाई अ बुक। ये वाक्य सेंटेंस है आपका निगेटिव। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हमारा क्या, देखिए यहाँ बना हुआ है, अ बुक वाज नॉट बॉट बाई राम। फिर एक बार देखिए, यहाँ लिखा है राम ने एक पुस्तक नहीं खरीदी थी। यहाँ लिखा है एक पुस्तक राम के द्वारा नहीं खरीदी गई थी। देखिए, ये पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बना दिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की ले आए, फिर हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ले आए और नंबर 4 हम ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। अब आते हैं दूसरे वाक्य पे, डिड राम नॉट बाई अ बुक। ये इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पर क्या आ गया, जब आपका वाक्य इंटेरोगेटिव, जहाँ आप देखिए एक बात और आपको बताएं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये 4 चीज़ें, एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया आपका सब्जेक्ट, एक हो गया आपका मेन वर्ब और एक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इनके स्थान देखिए, इनको उठाइए, इनके पास रखिए, इनको उठाइए, इनके पास, बाकी किसी के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी वहाँ पर हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ले आए। नंबर 2 पर जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले आए। नंबर देखिए 3 पर नॉट था, हमने नॉट में परिवर्तन नहीं किया। नंबर 4 पे वर्ब थी, वहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आए। नंबर 5 पे हम क्या ले आए, बाई राम। अंत में क्या नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। यहाँ क्या था, क्या राम ने एक पुस्तक नहीं खरीदी थी, यहाँ पर आया क्या एक पुस्तक राम के द्वारा नहीं खरीदी गई थी। अब हम आते हैं हु के साथ। हु का जो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोट करवाएंगे, हु को हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हुम बन जाता है। क्या बन जाता है, हुम बन जाता है। तभी आप देखिए, क्योंकि जब ये हमारा जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इससे पहले हमें बाई लगाना है, इसीलिए हु बॉट दिस बुक, यह पुस्तक किसने खरीदी थी, मैंने तुरंत क्या लिखा है, बाई हुम वाज दिस बुक बॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना के बाई हुम लिख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसके अनुसार हम वाज ले आए, तो बाई हुम वाज दिस बुक बॉट, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके बाद नंबर 4 पे लिखा वाई डिड यू नॉट हेल्प मी। तो हमने क्या किया कि पहले वाई, फिर वाज, फिर आई, फिर नॉट, फिर हेल्प्ड, फिर बाई, फिर यू। देखिए इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें 1 2 3 4, मैंने आपसे कहा है आपको 4 चीज़ें ही याद रखना है। सब्जेक्ट याद हो, हेल्पिंग वर्ब याद हो, मेन वर्ब याद हो और आपका ऑब्जेक्ट याद हो। देखिए इस वाले वाक्य में जहाँ पर वाई रखा मैंने वाई वहीं रख दिया। इसके बाद मैंने क्या देखा, नंबर 2 पर, तो मैं नंबर 2 पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ले पाया। नंबर 3 पर सब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट उठा के लेके यहाँ पे आई ले आया। नॉट मुझे छूना नहीं, वहीं पे रखा हुआ है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मैंने हेल्प लगा दिया, इसको उठाकर लास्ट में लाए, बाई यू लिख दिया हमने। इसके बाद 5वां वाक्य कहता है विच बुक डिड यू सेल स्टडी। देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है और ये आपका मेन वर्ब है। बस तो देखिए हम ऑब्जेक्ट पहले आए विच बुक, अब हम क्या किया, इसी के अनुसार लगा दिया हमने वाज, और सेल का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सोल्ड, स्टडी और बाई यू। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाक्य जब आप बैठेंगे पढ़ने तो आप इनको नोट करते जाइए। देखिए मेरी बात सुनिएगा, उसको नोट करिएगा, एक्सरसाइज हल करिएगा, फिर जब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। इसी कड़ी में मैं नंबर 2 पे आता हूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में वाज और वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब हम इसी वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने क्या है कि आई वाज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था।
यहाँ क्या आया, यू वर बीइंग टॉट बाय यू। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि पैसिव वॉइस के जितने भी फॉर्म होते हैं या जो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म होते हैं उन सब में बी का फॉर्म आता है। अब अगर आप गौर से देखें, मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह डाल रहा हूँ, ये देखिए बी का फॉर्म क्या होता है। अगर ये एक होता है इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, और इसका जो पास्ट टेंस फॉर्म होता है वो होता है वाज और वर, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है क्या, बीन, और इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है बीइंग। आपने देखा होगा इज एम आर का प्रयोग किया अभी आपने हैज़ हैव बीन का प्रयोग किया था, आपने बीइंग कंटिन्यूअस में प्रयोग किया, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आ गया आपका। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना है, और पैसिव वॉइस में वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। तो देखिए मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपके सामने देखो हमने वाक्य लिखा हुआ है बोर्ड पे, राम हैड हेल्प्ड मी बिफोर यू केम, कि राम तुम्हारे आने से पहले मेरी सहायता कर चुका था। और देखिए एक बात और बहुत खास बात है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो टेंस एक साथ चलते हैं, और जो दो टेंस एक साथ चलते हैं वो टेंस कौन कौन से हैं कि देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये जो आपका दिया हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें कर्ता के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि बिफोर और आफ्टर वाले जितने भी वाक्य होते हैं उन सब में पहले वाले भाग की ही पैसिव वॉइस बनती है, और ये सारे सेंटेंस अंग्रेजी ग्रामर के रूल के अनुसार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने जाते हैं। आप यहाँ देखिए मैंने इसकी पैसिव वॉइस जब बनाई है तो यहाँ पर क्या दिया गया, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम बिफोर यू केम। यहाँ पर ये समझ लीजिए मैंने क्या, राम हैड हेल्प्ड मी है, मैंने कर दिया आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम, और बाकी पीछे का भाग उठा करके हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो ये जो तीन पार्ट हमने आपको दिए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, या पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। फिर भी मैं चलते चलते आपसे एक बात कहूँगा कि जब आप इसे पढ़ें तो आप नोटबुक और कलम लेकर ही बैठें, उसको लिखते जाएं, और जो भी प्रॉब्लम मिले उसको आप पहले कॉपी में नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मैं आपकी समस्याओं को हल कर सकूं तो आप मान लीजिए मैं एक शिक्षक के पद पर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है समराइज में आपसे बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर ये देखा कि पास्ट टेंस के वाक्यों की जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसमें आप वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो हम वहाँ पर वाज बीन और वर बीन का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, और इन सब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और याद रखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें चार चीज़ों को याद रखना है। सब्जेक्ट हमें मालूम हो, हेल्पिंग वर्ब मालूम हो, मेन वर्ब मालूम हो, और हमें ऑब्जेक्ट मालूम हो। और हम किसी भी सेंटेंस के शब्द को हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाते हैं। टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस की अपनी हेल्पिंग वर्ब है और टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस की अपनी हेल्पिंग वर्ब है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक पर्सन होता है और दूसरा थिंग होता है। अगर आपको पर्सन पता करना है तो आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे क्रिया में, और अगर आपको व्यक्ति को पता करना है तो आप whom से क्वेश्चन करते हैं क्रिया में। तो यार इसको आप ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप रूल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, समझने की कोशिश करें।
कर्ता को प्रधानता दी जा रही या कर्म को प्रधानता दी जा रही। मैं एक बहुत सारा वाक्य बताता हूँ। लोग गांव में देखिए जैसे होता है रामायण, जब रामायण का कार्यक्रम होता है, धार्मिक आयोजन किया जाता है, तो वहाँ लोग बोलते हैं रामायण पढ़ी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रामायण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रामायण को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये वाक्य पैसिव वॉइस है। जैसे खाना बनाया जा रहा है, पिताजी के द्वारा पिताजी को बुलाया गया है, ये सारे वाक्य पैसिव वॉइस। और जब भी पैसिव वॉइस में हो वाक्य होते हैं तो हमें टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाएं और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। हमें उम्मीद है कि आप जब वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें टॉपिक ये समझ में आ गया। याद रखिएगा कि आप हमारा चैनल जो है जब भी इसको पढ़ने के बाद इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक घंटी जैसा आइकन बना होता है, उसको आप ऑन कर लीजिए, ऑल पे ऑन कर लीजिए। जैसे ही हम नए वीडियो डालते हैं वैसे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।